If you want to move to Portugal, you must understand the real education system here. Some things are free, but the other parts are confusing, strict, and limited. In this video, I'm going to explain it step by step from preschool to high school and how you can enroll your kids. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। होप सो यू ऑल आर डूइंग वेल। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं पोर्चुगल एजुकेशन सिस्टम के बारे में। यहाँ पे किस एज के बच्चों के लिए स्कूल कंपलसरी होता है, पब्लिक प्राइवेट स्कूल के क्या फीसेस है, और अगर आप इस एज के बच्चों को स्कूल में एडमिशन नहीं करेंगे तो फिर आपके लिए क्या मसला बन सकता है। ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ आप लोग मेरी डेली रूटीन के क्लिप्स भी देखेंगे। तो चलिए चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं प्री स्कूल की। ऐसे बच्चे जिनकी एज 3 से 6 ईयर के दरमियान हो, उनको स्कूल में इनरोल किया जा सकता है। पब्लिक प्री स्कूल्स आर फ्री बट प्लेसेस आर लिमिटेड एंड वेटिंग लिस्ट कैन बी लॉन्ग। ये मसला यहाँ पे हर जगह है कि पब्लिक स्कूल तो फ्री होते हैं, लेकिन उसके लिए आपको 1-2 साल भी लग सकता है। वेटिंग लिस्ट में आप रहोगे, बार बार आप उनसे राब्ते में रहोगे स्कूल वालों से, तो फिर जाके कहीं ना कहीं एडमिशन मिल सकता है। अदरवाइज़ यहाँ पे प्राइवेट स्कूल में भी बच्चों को एडमिशन मिलना इस एज के तो थोड़ा सा मुश्किल है। पोर्चुगल में प्री स्कूल कंपलसरी नहीं होता, बट मैनी पेरेंट्स चूज इट ताकि बच्चे जो है स्कूल इन्वायरमेंट को सीखे, लैंग्वेज सीखे और इनका सोशल इंटरेक्शन हो। या फिर कुछ पेरेंट्स का ये भी मसला होता है कि वो जॉब पे चले जाते हैं और बच्चों को टाइम नहीं दे पाते, इस वजह से उनको स्कूल में छोड़ के पेरेंट्स अपने जॉब पे चले जाते हैं। अभी हम बात कर लेते हैं फीसिस के हवाले से। यहाँ पे पब्लिक और प्राइवेट स्कूल में क्या फ़र्क है। मतलब पब्लिक स्कूल जो है यहाँ पे फ्री है, लेकिन आपको जगह मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। लेकिन प्राइवेट स्कूल्स में भी ये यहाँ पे जगह आपको नहीं मिलता, लेकिन इसके लिए आपको जो है 3 to 700 पर मंथ अगर आपने एक बच्चे को उसमें एडमिशन कराए तो आपको पे करनी पड़ेगी हर महीने। तो डिपेंडिंग ऑन द रीजन, मतलब किस एरिया में आप रहते हो वो फिर उस पर डिपेंड करता है। जितने ही आप सिटी की तरफ जाओगे उतना ही फिर आपको चार्जेस ज़्यादा पे करनी पड़ेगी। बात कर लेते हैं मैंडेटरी एज के हवाले से। एजुकेशन इज़ कंपलसरी फ्रॉम एज 6 to 18 इन पोर्चुगल। यहाँ पे आके कुछ पेरेंट्स जो है काफ़ी परेशान हो जाते हैं कि मतलब उनको पता नहीं होता कि किस सीज़न में एडमिशन मिल जाती है, किस सीज़न में बंद हो जाता है। इसके अलावा आप एडमिशन नहीं करा सकते। और पाकिस्तान में या इंडिया और बहुत सारी कंट्रीज़ में ये होता है ना कि आप जाओगे स्कूल में बच्चे को लेकर, कहीं पे भी आपको एडमिशन मिल जाती है। और फिर या अगर आप बच्चे को जो है किसी और स्कूल में ट्रांसफ़र कराते हो, उसके लिए भी आसान प्रोसेस है। लेकिन यहाँ पे वो भी थोड़ा-सा मुश्किल है, कॉम्प्लिकेटेड है। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखना होता है कि किस महीने में जो एडमिशन मिलती है, इसके अलावा आपको एडमिशन मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। और यहाँ पे बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स को मैंने देखा है, मैं मिलती भी हूँ रोज़ उनसे, तो इनका ये कंसर्न है कि यहाँ पे एजुकेशन सही नहीं है। तो ऐसे कह के ना वो क्या कराते हैं, बच्चों के ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन डालते हैं। मतलब यहाँ पे भी उनकी एडमिशन हुई होती है और फिर अपने कंट्री में, होम कंट्री में भी उनको मतलब ऑनलाइन या इस तरह कुछ ना कुछ करके ना उनको पढ़ाया जाता है। मतलब बच्चे कंफ्यूज है, यहाँ पे सीखे या वहाँ पे सीखे, ट्यूशन, ये सारी चीज़ें। तो इन सारी चीज़ों से निकालने के लिए ना पेरेंट्स को एक स्ट्रेटजी प्लान करना होगा कि हाँ, हम अगर इस कंट्री में जा रहे हैं तो फिर हमने उनको सारा कुछ जो है उनका जो सिस्टम है उसको जो है हमने फॉलो करना होगा। तो ये नहीं कि दिल में कुछ और बातें लेकर के ये नहीं वहाँ पे भी पढ़ेंगे बच्चे, यहाँ पे भी पढ़ेंगे, वहाँ नहीं हुआ तो फिर यहाँ करेंगे, वहाँ पे भी पेपर देंगे, इस कंट्री में भी आके जो है बच्चे पेपर देंगे। ये सारा जो है पता नहीं, मुझे तो समझ नहीं आती ये चीज़ें कि कुछ पेरेंट्स ऐसे करके अपने बच्चों को ना मज़ीद बिगाड़ रहे होते हैं। उनके ऊपर इतना बर्डन डालते हैं कि बच्चा जो है परेशान हो जाता है कि करे तो क्या करे। अच्छा जी, तो बात हो रही थी ग्रेड्स की। मतलब फर्स्ट साइकिल में जो है वो आता है ग्रेड 1 से लेके 4 तक के बच्चे। मतलब उनकी एजेस जो है वो तकरीबन 6 साल से 10 साल के बच्चे जो है इस ग्रेड में आ सकते हैं। और सेकंड जो इनका साइकिल है वो जो है ग्रेड 5 to 6। इनके लिए बच्चों की एज तकरीबन 10 साल से लेके 12 साल के बच्चे उस ग्रेड में आ सकते हैं। और ग्रेड 7 to 9 जो है वो थर्ड साइकिल में आते हैं। और इनकी जो एज है 12 से 15 साल के बच्चे जो है उसमें आ सकते हैं। और सेकेंडरी ग्रेड जो है 10 to 12, और इसमें जो है बच्चे 15 साल से लेके 18 साल तक के बच्चे इस ग्रेड में आ सकते हैं। ये जितने भी ग्रेड्स जो है या स्टेजेस जो मैंने आप लोगों को ऊपर यहाँ पे बता दिए, वो सारी जो है यहाँ पे फ्री है। मतलब इस एज के बच्चों के लिए यहाँ पे स्कूल फ्री है। लेकिन सम टाइम स्टेशनरी और खाने पीने के खर्चे, ट्रांसपोर्ट वगैरह जो है वो थोड़ा सा कॉस्टली हो सकता है कुछ के लिए।
ये फिर थोड़ा सा अलग टॉपिक है, उस पे अगर आप लोगों को कोई वीडियो चाहिए तो फिर मैं आप लोगों को इस पे भी गाइड कर दूँगी कि उसके लिए आपने कौन-सा फॉर्म लेके फ़िल करना होता है, जिसकी बिना पे आपके बच्चों के स्कूल में जितने भी मतलब खाने-पीने के खर्चे होते हैं, स्टेशनरी वगैरह होता है, सारा कुछ फ्री कैसे मिलता है, ये अलग टॉपिक है, उसको मैं अभी नहीं छेड़ूँगी। लेकिन अगर आप में से किसी को चाहिए डिटेल तो फिर जो है आप लोग बता सकते हैं, मैं उस पे भी अलग वीडियो बनाऊँगी। यहाँ पे पेरेंट्स चैलेंजिंग के हवाले से, एडमिशन के हवाले से और बहुत सारे इश्यूज़ के हवाले से मेरे चैनल पे बहुत सारे वीडियोस पड़े हुए हैं, आप लोग देख सकते हैं। एक सब्सक्राइबर ने मुझे यहाँ पे कमेंट किया था कि आप पोर्चुगल के एजुकेशन सिस्टम के बारे में कोई वीडियो बनाएँ, तो मैंने कहा कि चलो ठीक है, मैं उस पे बना दूँगी। ये इसलिए मैंने बनाया क्योंकि मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझे कमेंट किया था और भी बहुत सारे लोग कमेंट जो नहीं कर पाते या उनको लगता है कि फिर हमारी आइडेंटिटी शो हो जाएगी या इस तरह का कोई मसला होता है, वो लोग डायरेक्ट पूछ लेते हैं कि ये कैसे होता है, वो कैसे होता है, तो फिर मैं सोचती हूँ कि यार इनके लिए भी थोड़ा-सा ना वीडियो ही बना लूँ, ताकि उनको भी थोड़ा-सा फ़ायदा मिले और अलग-अलग हर बंदे को आप समझा नहीं पाते, इस तरह वीडियो के थ्रू ही बंदा जो है, ये अगर देख ले तो उनको समझ आ जाएगा। जैसे कि पहले मैंने ज़िक्र किया कि वेटिंग लिस्ट जो है बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो सकता है और चैलेंजेस जो है बहुत ज़्यादा आ सकते हैं लाइफ़ में। अगर प्लान किए बिना बंदा यहाँ पे मूव हो या फिर यहाँ पे रह रहे हो और उनको कुछ पता ना हो कि स्कूल के एडमिशन कब हो रहे, क्या हो रहा है, तो फिर मुश्किलात आ सकते हैं। इसलिए तमाम जो पेरेंट्स हैं जो यहाँ पे शिफ्ट हुए हैं नए-नए या जो आने का सोच रहे हैं, तो उनको बाकायदा एक प्लान के तहत आना चाहिए। पहले ऑनलाइन ये सारा सिस्टम देखें, इसके बाद जो है वो फ़ैसला करें कि किस सीज़न में वो आ सकते हैं, ताकि बच्चे का यहाँ पे साल ज़ाया ना हो। और बहुत सारे पेरेंट्स जो है फिर साल भर इस टेंशन में मुब्तला रहते हैं कि मेरे बच्चे का एडमिशन नहीं हुआ और अब मैं क्या करूँ, इधर-उधर भागते रहते हैं, लेकिन फिर भी जो भी वो करें उनको एडमिशन कभी नहीं मिलेगा। जब तक वो सीज़न ना आए, जब तक वो सारा प्रोसीजर जो है उनका जो प्रोसेस होता है उनको फ़ॉलो ना करें स्टेप बाय स्टेप, उनको एडमिशन मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। यहाँ पे मैं आप लोगों को थोड़ा-सा रियल टिप्स देना चाहूँगी, जो भी जिस एरिया में भी बंदा आ जाए, सबसे पहले वहाँ पे एनरोलमेंट जो है पहले करने की कोशिश करे, चेक करे अपने एरिया को, वहाँ पे कितने स्कूल्स हैं, उनका लिस्ट निकाल के देखें। ऑनलाइन भी आप लोग देख सकते हैं या फिज़िकली जाके भी आप लोग स्कूलों में जाके चेक कर सकते हैं, क्योंकि जिस एरिया का आपका जुनता बना होता है, उसी एरिया में ही आपको स्कूल मिल जाता है। मतलब 20-25 इससे ज़्यादा नहीं इतना फ़ासला होता है अगर पैदल भी चले बच्चा। तो इसी तरह स्कूल आस-पास होते हैं, इतना कोई दूर नहीं होता डिस्टेंस। बस इस बात को ध्यान में रखना होता है, अपने एरिया को चेक करते रहे, स्कूल्स जाते रहे या ऑनलाइन उनका जो प्रोसेस होता है वो देखते रहे, ताकि बच्चे का जो साल है वो मिस ना हो, बच्चे के एडमिशन मिस ना हो जाए। उनमें डेट्स दिए जाते हैं कि 10 तारीख से लेके 20 तारीख तक या इस तरह के कुछ ना कुछ वो लोग दे देते हैं, यहाँ आप लोग एडमिशन के लिए आ सकते हैं। फिर आप उस टाइप पे नहीं जाओगे तो फिर आपके लिए मसला होगा, मतलब आप बाद में जाओगे या 1 दिन पहले जाओगे तब भी नहीं देंगे, 1 दिन बाद में जाओगे तब भी एडमिशन नहीं मिलेगा। वो कहेंगे कि एडमिशन तो ख़त्म हो चुके। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे जो बच्चे हैं, मतलब मेरी बेटी जब हम लोग यहाँ पे आ गए उसका एडमिशन उसी टाइम हो गया था और बेटे का जो है तकरीबन मुझे 2 साल लगे उसको स्कूल में एडमिशन कराने में। एक जगह में हो गया था, फिर उस जगह से हम लोग शिफ्ट हो गए थे और यहाँ पे जो ट्रांसफ़र का सिस्टम जो है वो भी थोड़ा-सा चेंज है। आपके बच्चे का एडमिशन कहीं पे हो जाता है, आप उस जगह को छोड़ जाते हो, शिफ्ट हो जाते हो कहीं और, तो फिर ट्रांसफ़र करते हुए भी फिर आपका एडमिशन वहाँ से कैंसल हो सकता है। दूसरे एरिया में अगर स्कूल इस एज के बच्चे के लिए ना हो, तो फिर आपको स्कूल मिलना मुश्किल होता है। फिर मेरे जो छोटा बेटा है, पहले ये लोग जा रहे थे स्कूल, जब से ये 9 मंथ का था तब से मैं उनको स्कूल भेज रही थी, प्री स्कूल में। फिर इसके बाद हम लोग जब शिफ्ट हो गए थे ना तो स्कूल भी फिर उनको नहीं मिला था दूसरे एरिया में, फिर थोड़ा-सा मुश्किल था, उनकी रूटीन भी फिर थोड़ा-सा डिस्टर्ब हो गया था। और अभी जाके जो है दूसरे बेटे के लिए मैं तकरीबन कई बार विज़िट कर चुकी हूँ, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। तो प्राइवेट स्कूल में, पब्लिक में तो मिलता नहीं है, वो कहते हैं कि एडमिशन के लिए फ़ॉर्म वगैरह मैं हर साल भर देती हूँ, ये नहीं कि 1 साल करोगे, अगले साल नहीं करोगे, वो वहाँ पे पड़ा होगा डेटा, ऐसा नहीं है। हर साल आपने एडमिशन के लिए फ़ॉर्म जो है वो फ़िल करना होता है ऑनलाइन। पहले तो आप लोग फ़िज़िकली जाके सारे डॉक्यूमेंट वगैरह उनको प्रोवाइड करते थे, सारा कुछ होता था। लेकिन अब ये है कि आपने ऑनलाइन पोर्टल 10 मेट्रिकुलस पे जाके अपना सारा कुछ जो है उस पे ऐड करना होता है। इसके लिए आपको स्कूल टीचर्स या जो ऑफ़िशियल इनका वेबसाइट है उनके साथ जो है आपको लिंक बनाए रखना होता है, उनके साथ राब्ते में रहना होता है, तो तब जाके कुछ ना कुछ इसका हल निकल आता है। बस एक बार आपके बच्चे का एडमिशन हो जाए फिर तो कोई इशू नहीं, ये लैपटॉप वगैरह भी प्रोवाइड करते हैं, ये लैंग्वेज वगैरह एक्स्ट्रा क्लासेस भी बच्चों को सिखाते हैं, स्पेशली ऐसे बच्चों को जिनको पोर्चुगीज़ नहीं आती,
और बहुत सारे एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ उनसे कराते हैं ताकि बच्चे जो है स्कूल एनवायरनमेंट के साथ जो है एडजस्ट हो जाए। मोस्टली यहाँ पे 8 या 9 बजे से लेके 5 बजे तक क्लासेस होती है। इसके बाद भी अगर कोई पेरेंट्स अपने बच्चों को स्कूल में रखना चाहते हैं आफ्टर स्कूल एक्टिविटीज़ उनसे कराते हैं, स्पोर्ट्स वगैरह, म्यूज़िक क्लब्स वगैरह उनसे वो भी चीज़ें यहाँ पे कराई जाती है बच्चों से। एक्स्ट्रा लैंग्वेज क्लासेस होते हैं बच्चों के। अब हम बात कर लेते हैं बेसिक एनरोलमेंट पे। पब्लिक स्कूल एनरोलमेंट इज़ बेस्ड ऑन वेयर यू लिव, मतलब यू अप्लाई वाया पोर्टल, दस मेट्रिकुलर्स आर डायरेक्टली एट द लोकल स्कूल आर ऑफिस। बहुत सारी चीज़ें आप लोग जान चुके हैं। अब मैं आप लोगों को बता दूं क्या क्या डॉक्यूमेंट्स एडमिशन के लिए चाहिए, वो आप लोग तैयार करके रख सकते हैं। मतलब बच्चे का जो पासपोर्ट होता है या रेजिडेंस परमिट जो होता है, टीआरसी जिसको कहा जाता है, वो बच्चे का रेडी रखना होता है। वैक्सीनेशन रिकॉर्ड्स जो है वो आप अपने कंट्री से उनको ठीक करा कर लाए। अगर बच्चे का आपने एज वगैरह चेंज किया हो तो फिर इस हिसाब से उनका वैक्सीनेशन रिकॉर्ड भी चेंज होगा। प्रूफ ऑफ एड्रेस चाहिए होता है, मतलब जुनता जहाँ पे आप रह रहे हो इस एरिया का जो है आपको एड्रेस उनको शो कराना होता है। गार्डियन नीफ नंबर चाहिए होता है, टैक्स आईडी, सोशल सिक्योरिटी नंबर चाहिए होता है, सारा कुछ नीफ नीस ये सारी चीज़ें आप लोग रेडी करके रख लेंगे। और एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट अगर स्कूल की तरफ से कुछ मांगे तो फिर वो भी आप लोग प्रोवाइड करेंगे। उसकी 2 पिक्चर चाहिए होता है बच्चे की। ये सारी चीज़ें उधर भी सबमिट करेंगे, ऑनलाइन भी आप लोग ये सारी चीज़ें सबमिट कर सकते हैं। इसके हवाले से भी मैंने वीडियो बनाई हुई है कि कैसे जो है एडमिशन फॉर्म को फिलअप किया जाता है ऑनलाइन। ये सारी चीज़ें मेरे चैनल पे पड़े होंगे, आप लोग देख सकते हैं। दूसरा ये होता है कि यहाँ पे जितने भी बच्चे स्कूल जाते हैं उनका जो मंथली अखराजात होते हैं स्कूल के, जितने भी आपके खाने पीने के, क्योंकि बच्चा सुबह से शाम तक स्कूल होता है, ज़ाहिर है उसके लंच, उसके स्नैक्स और इनके जितने भी खर्चे होते हैं ना वो स्कूल पे करता है। अगर आप वो फॉर्म फिल करके देंगे तो बच्चे के लिए सारा कुछ फ्री होता है। अगर आप नहीं देंगे तो फिर क्या होता है कि आपने पे करना होता है, 100 यूरो, 200 यूरो या इस तरह भी आ सकता है। वो जो है स्कूल में बच्चों के लिए फ्री तब होता है जब आप वो फॉर्म फिल करके देते हो और आपकी जो इनकम है उसको देखा जाता है और इसके बाद जो है आपके बच्चे के लिए सारा कुछ फ्री किया जाता है। अदरवाइज़ आप अपने बच्चे को ना स्कूल में एक कार्ड बनाया जाता है और इस कार्ड के थ्रू जो है आप अपने बच्चे के कार्ड में कुछ पैसे डालेंगे या उनको देंगे 10 यूरो 20 यूरो इस हिसाब से डेली। तो फिर वो बच्चा जो है उसको डेली जो है यूज़ करेगा। वहाँ पे मशीन वगैरह होते हैं उन पे बच्चा जो है उस कार्ड को यूज़ करके अपने लिए कोई खाने पीने का सिस्टम कर सकता है। लेकिन इसके अलावा अगर आप लोग चाहते हैं कि आपके बच्चे के लिए स्कूल में सारा कुछ फ्री हो और हो भी हलाल सारा कुछ, तो फिर आप लोग फॉर्म फिल करके दे सकते हैं। अगर आप लोगों को कोई डिटेल चाहिए आप लोग बता सकते हैं। यहाँ पे ज़्यादातर बच्चों को मसला ये पेश आता है, कोई सूप नहीं पी रहा होता है, कोई क्या नहीं कर रहा होता है, क्योंकि यहाँ पे मोस्टली ये लोग क्या खाते हैं, फ़िश खाते हैं, चिकन खाते हैं या चावल या इस तरह की चीज़ें ना, तो बच्चों को जो है वो पसंद नहीं होता। और दूसरा ये है कि घर से अगर आपने स्कूल वाला फॉर्म फिल किया कि हाँ आपके बच्चे के लिए सारा कुछ फ्री हो, तो आप घर से उनको लंच या कोई भी चीज़ नहीं दे सकते। आप सिर्फ ये दे सकते हैं कि कोई जूस या इस तरह की कोई चीज़, मिल्क और कोई खाली बिल्कुल सूखी रोटी या ब्रेड, इस तरह की चीज़ें आप लोग बच्चों को दे सकते हैं। इसके अलावा आप लोग खाना अपने घर से भी नहीं दे सकते, क्योंकि अगर आपने स्कूल वाला फॉर्म फिल किया तो ज़ाहिर है आप फिर लंच नहीं देंगे, क्योंकि जब आप भी लंच देंगे और स्कूल में जो है उनका नाम लिखा हुआ होता है, उनको लंच वो लोग पे करते हैं, वो लोग बनाते हैं, वो फिर ज़ाये हो जाते हैं। या फिर ये होता है कि बच्चा जो है घर से भी चीज़ें लेके जा रहा होता है, स्कूल से भी खा रहा होता है, कोई ना कोई इनका जो है अल्लाह ना करे बच्चा बीमार हो जाए, कोई सेहत ख़राब हो जाए, तो फिर ये होता है ना कि मामला बिगड़ जाए। तो फिर ये होता है कि हाँ ये तो घर से खा के आया था और फिर कोई ये इल्ज़ाम लगाते कि स्कूल से ये चीज़ खाई थी, घर से ये चीज़ खाई थी, ये सारा मिक्सअप हो जाता है। तो इस वजह से ये है कि या घर से खाना या स्कूल से खाना, इनमें से किसी एक को चूज़ करना होता है। हमारे वहाँ पे तो पता नहीं चलता ना कौन से पेरेंट्स क्या काम कर रहे हैं, गरीब है अमीर है, इसका तो सिर्फ ये पता चलता है कि कौन से स्कूल में है। अगर बहुत ज़्यादा पैसे वाले स्कूल में हो तो अमीर। वीडियो अगर थोड़ा सा भी इंफॉर्मेटिव लगे लाइक शेयर लाजमी करना, हाइप करना ना भूले और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।